नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका जवाब देना पड़ेगा में। तो लखीमपुर हिंसा हत्याकांड में 3 महीने बाद बड़ा बदलाव सामने आया है और जांच कर रही एजेंसियों ने अब इस पूरे मामले को बल्कि दुर्घटना की जगह अब सोची समझी हत्या की साजिश बता दिया है। अब तक एसआईटी ने एक्सीडेंटल केस के साथ ही विकल्प के रूप में हत्या की धाराओं के साथ केस दर्ज किया हुआ था। तो वहीं अब एसआईटी से जुड़े मुख्य विवेचक यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विद्याराम दिवाकर ने साफ कर दिया है कि बारीकी से जांच करने पर यह स्पष्ट हुआ है कि लापरवाही और उपेक्षा पूर्वक गाड़ी चलाते हुए मृत्यु कारित करने का दुर्घटना का मामला नहीं है, बल्कि यह सोची समझी साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है। और इसी के चलते भीड़ को कुचलने, हत्या करने और हत्या के प्रयास के साथ ही अंग भंग करने की साजिश का साफ साफ यह मामला बनता है। इसलिए केस को परिवर्तित करते हुए हत्या और हत्या के प्रयास के साथ ही अंग भंग करने की धाराएं लगाई जानी चाहिए। तो जवाब तो देना पड़ेगा में इसी मुद्दे पर करेंगे डिबेट, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट में समझिए पूरा मामला। यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की जांच कर रही एसआईटी ने बड़ा खुलासा किया। आपको बता दें कि एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को मारने के इरादे से उन पर गाड़ी चढ़ाई गई थी, वो हादसा नहीं था। इसके अलावा आपको बता दें कि इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को मुख्य आरोपी बनाया गया और वहीं आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर 6 जनवरी को सुनवाई होनी है। ऐसे में एसआईटी ने कोर्ट से धाराओं को और बढ़ाने का अनुरोध किया है। घटना स्थल पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का हवाला देते हुए एसआईटी का कहना है कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच करी टीम का कि ये घटना एक पूर्व नियोजित साजिश थी, जिसमें करीब 8 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल भी हुए और इस मामले में आशीष मिश्रा और अन्य पहले से ही हत्या और साजिश के आरोपों का सामना कर रहे हैं। वहीं एसआईटी ने मांग की है कि आरोपियों पर हत्या का प्रयास और अन्य आरोप भी जोड़े जाएं। विवेचक ने अपनी रिपोर्ट देते हुए बताया कि एक्सीडेंटल केस से जुड़ी धाराओं को हटाया जा रहा है, इसलिए जेल में बंद आरोपियों पर से धारा 279, 387, 338, 304 की धाराएं हटाई जा रही है और एक राय होकर जानलेवा हमला करने और अंग भंग करने की धाराएं बढ़ाई जाती और इनमें 120 बी, 307, 326 आईपीसी की धाराएं बढ़ाई गई हैं। और वहीं जानकारी के अनुसार नवंबर महीने में लखीमपुर हिंसा मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जांच की निगरानी की जिम्मेदारी पंजाब और हरियाणा कोर्ट के पूर्व जज राकेश कुमार जैन को दी थी और साथ ही कोर्ट ने मामले की जांच कर रही एसआईटी टीम में 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की भी नियुक्ति की थी और इसमें पद्माजा चौहान, दीपेंद्र सिंह, एसबी सिरोडकर का नाम शामिल था। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि मामले में रोजाना की जाने वाली जांच की कार्रवाई निगरानी पंजाब और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राकेश कुमार जैन करेंगे और कोर्ट ने पहले ही बता दिया था कि मामले की जांच की निगरानी के लिए रिटायर्ड जज की नियुक्ति की जा सकती है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पूर्व जज की निगरानी में लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में प्रतिदिन के आधार पर राज्य की एसआईटी द्वारा जांच कराने के सुझाव पर सहमति जताई थी। और इसके अलावा आपको बता दें कि एसआईटी के खुलासे के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता नावेद सिद्दीकी ने कहा कि इस मामले में अब सीबीआई से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस हिंसा में किसानों की सीधे तौर पर हत्या की गई थी। एसआईटी ने अपनी जांच में पुष्ट कर दिया है कि इसके साथ ही उन्होंने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की भी मांग कर दी है। और वहीं आपको बता दें कि इस घटना को लेकर किसानों ने कहा था कि जब प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था तब आशीष मिश्रा टेनी 3 गाड़ियों के साथ आए और किसानों को कुचलते हुए चले गए। पर इस घटना में कुल 4 किसानों समेत कुल 8 लोगों की जान गई थी। स्पेशल रिपोर्ट आ रही है। तो इसी मामले में हम बड़ी बहस करेंगे और हमारे साथ बहस में भाग लेने के लिए बेहद ही खास 3 मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से अतुल सक्सेना जी, बीजेपी से राहुल आनंद जी और किसानों का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ उनके मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन भानुगुट से शैलेश गिरी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का और आप तीनों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले राहुल आनंद जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। राहुल आनंद जी,
आखिरकार ये जो कहा जा रहा था, तो मुझे बताया जा रहा है कि राहुल आनंद जो है अभी तकनीकी खामी के चलते नहीं जुड़ पाए हैं। बहरहाल उनको जोड़ने का प्रयास चल रहा है। तब तक मैं आपके पास आता हूं अतुल सक्सेना जी। आपकी तरफ से लगातार यह कहा जा रहा था कि गृह राज्य मंत्री जो हैं उनके रसूख के चलते ये पूरी जांच जो है वो पारदर्शी तरीके से नहीं हो पाएगी। लेकिन प्रथम दृष्टया आप देख रहे हैं चुनावी वक्त भी चल रहा है, लेकिन फिर भी जांच जो है वो एकदम सही डायरेक्शन में जा रही है। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि एक हत्या की सोची समझी साजिश थी। क्या कहेंगे आप? पवन भाई देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये 3 अक्टूबर की जो ये नृशंस हत्या जो किसानों की करी गई थी, जिसमें एक हमारा पत्रकार साथी भी शहीद हुआ था, तो उसमें समाजवादी पार्टी शुरू से ही जो यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा के जो सुपुत्र हैं और बिगड़ैल सपुत्र मैं जिसे कहूंगा, क्योंकि जिन्होंने हीनियस क्राइम करने का काम किया, और मैं समझता हूँ इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि कोई किसानों के ऊपर अपनी गाड़ी से भी किसानों को रौंद सकता है। तो इस तरीके से जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो अजय आशीष मिश्रा के द्वारा करी गई, तो समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से ये कहा था कि इसमें जो है गिरफ्तारी 307 के अंदर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करती है उत्तर प्रदेश पुलिस जो है, क्यों सरकार का संरक्षण इन्हें प्राप्त है, क्यों सरकार से के दबाव में क्यों इस तरीके की कार्रवाई करने से पुलिस बच रही है, मुख दर्शक बनी बैठी है। और आज देखिए 7 दिन बाद समाजवादी पार्टी का प्रेशर पड़ा, दबाव पड़ा, विरोध करा आप लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, तो आप देखिए किस तरीके 7 दिन बाद जो अजय मिश्रा जो घर पर ही बैठे हुए थे, उन्होंने जाके सरेंडर करा और उसे गिरफ्तार किया गया। तो ये मामला कहीं छुपा नहीं है। और हम तो ये कहते हैं कि इसमें जो यूनियन मिनिस्टर जो है अपने अजय मिश्रा जी, सैनी साहब, उनके इस्तीफे की भी हमने मांग करी थी, क्योंकि वो भी इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। तो उसमें कहीं निसंदेह, पर यहाँ होता क्या है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं, जिस सूबे का मुख्यमंत्री अपने ही ऊपर लगे हुए मुकदमों को हटाने का काम करता है, तो इसमें न्याय कैसे मिल सकता था? तो वो तो एसआईटी का गठन हुआ और एसआईटी ने जो है जिस तरीके से धाराएं जो नॉमिनल सी धाराएं लगाई गई थी पवन जी, 279, 337, 338, 304A, जिसमें आपको पता होगा कि ये धाराएं ऐसी है रैश ड्राइविंग की धाराएं हैं। इसमें पनिशमेंट कितना होता है? इसमें पनिशमेंट 6 महीने का हो सकता है और या 1000 रुपए का फाइन हो सकता था। तो क्या किसानों के ऊपर गाड़ी को चलने के लिए क्या इतना इंसाफ एक किसान के परिवार को मिलना चाहिए था? नहीं। अब जो धाराएं लगी है, समाजवादी पार्टी का जो विरोध हुआ उसके दबाव के कारण, और एसआईटी गठित हुई, एसआईटी ने न्यायपूर्वक ये जो धाराओं को चेंज करके और सही धाराएं लगाने का काम करा है, इसका हम स्वागत करते हैं। और समाजवादी पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, अखिलेश यादव जी, जिन्होंने ये कहा कि 2022 में सरकार बनने के बाद सबसे पहले किसान जो इसमें शहीद हुए हैं उसमें 50-50 लाख का मुआवजा किसान के परिवार को दिया जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश की ढोंगी सरकार, जिन्होंने आज तक ये भाजपा का नेता लखीमपुर जाने तक का काम नहीं किया, और किसानों के साथ किस तरीके से इन्होंने दुर्व्यवहार, अत्याचार, अनाचार करने का काम किया है, जिस तरीके से किसानों के बिल भी अभी आपने देखे, वो हमने और आपने देखे, ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, समझ रही है। और आप देखिएगा पवन जी, दिन दूर नहीं है कब 2022 में इनकी सत्ता को, इनके सत्ता के तख्त को जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी। ठीक है, ओके। क्योंकि आज युवा परेशान है। ठीक है, पहले राउंड में इतना ही अतुल सक्सेना जी। ठीक है, आपको पूरा मौका दिया मैंने। सेकेंड राउंड में आता हूं मैं आपके पास। राहुल आनंद जी, आपकी तरफ से आपके गृह मंत्री जी, गृह राज्य मंत्री जी, वो लगातार कह रहे थे कि मेरा बेटा तो दंगल में था, वहां की वीडियो रिकॉर्डिंग देख लीजिए। आपको क्या लगता है, अब ये जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनाई गई है, क्या सुप्रीम कोर्ट बेईमानी करा रहा है? क्या साफ तौर पर कह दिया गया है कि यह दुर्घटना से जुड़ा हुआ मामला नहीं बल्कि ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सोची समझी साजिश थी। 307 की जो है वो अब कोर्ट की तरफ से, मैं आपको बता दूं, अभी मेरे सूत्रों के द्वारा जानकारी मिल रही है, हालांकि अभी ऑफिशियल पुष्टि नहीं है हमारे पास, जब ऑर्डर की कॉपी आ जाएगी तब हम उसकी पुष्टि करेंगे, लेकिन अभी प्रथम दृष्टया जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है राहुल आनंद जी, सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है 307 धारा इंपोज करने की। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए सबसे पहले तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को और
बधाई देना चाहूंगा और शुभकामना देना चाहूंगा कि कभी भी किसी भी घटना में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यही हमारी सरकार की पारदर्शिता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो बार बार हम पे आरोप ये लगाते थे कि योगी सरकार लोगों को बचा रही है, योगी सरकार ये कर रही है, योगी सरकार वो कर रही है, जो अनाप शनाप के जो आरोप लगा रहे थे, तो उनके लिए भी एक मुंह पे तमाचा है कि सरकार अपराधी के साथ नहीं बल्कि कि कानून के साथ खड़ी है। और हमने बार बार इस उत्तर प्रदेश की जो कायाकल्प को जो बदला है वो इसी का जीता जाता उदाहरण है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से इस चीज के लिए भी विश्वास दिलाना चाहूंगा कि चाहे सरकार का डंडा आम हो या खास हो, कानून सबके लिए बराबर है और डंडे की मार सबके लिए एक ही पड़ती है, चोट उतनी ही आनी चाहिए। और दूसरी बात इस समय किसी पार्टी पर प्रतिक्रिया देने से पहले मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जिनके घर खुद शीशे के हैं उसे दूसरे पे पत्थर नहीं फेंकनी चाहिए। जो सपा के जो बड़े भाई जो बात किए जा रहे थे, सरकार को घेरे जा रहे थे और अपनी सरकार के बारे में जितनी भी बातें बता रहे थे, वो तो स्वयं अपराधियों का संरक्षण देते थे और उनके राज्य में तो अपराधी का मनोबल इतना ठीक है। वो पॉलिटिकल मुद्दे पर मैं दूसरे राउंड में आऊंगा। राहुल आनंद जी, पॉलिटिकल एजेंडे जो आप लोगों के हैं उस पर मैं दूसरे राउंड में आऊंगा। हमारे साथ किसान संगठनों का पक्ष रखने के लिए शैलेश गिरी जी मौजूद है। शैलेश गिरी जी, आज ये जो हुआ है कोर्ट की तरफ से इन्वेस्टिगेशन जिस दिशा में जा रही है, क्या आप संतुष्ट हैं? जी, इन्वेस्टिगेशन जिस दिशा में जा रही है मैं उससे पूर्णतः संतुष्ट हूं। मैं आपको ये बता दूं कि जो पहले जो दर्ज हुए थे मुकदमे वो 279, 337, 338, 304A जिसे हाई कोर्ट ने हटाया है। हटाने का मुख्य कारण ये है कि ये जितनी भी धाराएं हैं ये समान नेचर की धाराएं हैं। जैसे कि वाहन को सार्वजनिक मार्ग पर जल्दबाजी, लापरवाही या किसी कार्य द्वारा जिससे किसी को चोट, चपेट और आघात पहुंचे, उससे जीवन को खतरा हो, जिसमें 279 में 6 माह का और 337 में 6 माह का, 338 में 2 वर्ष का और 304 में जो उपेक्षा द्वारा मृत्यु, कारित लापरवाही या तेजी से कोई काम करते हुए किसी को मृत्यु देता है, उसमें 2 वर्ष की सजाएं थी। ठीक है। इसको देखते हुए चूंकि जिस तरह की घटनाएं, जघन्य घटनाएं हुई हैं, तो ये घटनाएं ठीक नहीं थी, इसलिए इसको एसआईटी टीम ने, जो राकेश कुमार जैन और एसआईटी टीम जो सीनियर आईपीएस जो एसबी सिरोडकर, पद्मजा चौहान, दीपेंद्र सिंह जी हैं, इन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया है, जिसमें 120B जिसमें कारावास से दंडनीय अपराध की परिकल्पना को छिपाना, जैसे कि दिमागी सांठगांठ दिखाने वाले साक्ष्य के अभाव में अगर आपराधिक साजिश के लिए किसी को व्यक्ति को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिन पहले कहा है। इसी को देखते हुए 307 लाया गया, जिसमें कोई भी ऐसे किसी इरादे के साथ विभिन्न प्रकार के विभिन्न परिस्थितियों में अगर कोई कार्य करता है जो किसी की मृत्यु का कारण बन जाए, तो वह हत्या और हत्या का दोषी होगा, जिसमें आर्थिक दंड के साथ कम से कम 10 साल की सजा है। ठीक है। नहीं, वो चीजें मैंने जो हमारी टीम ने पैकेज बनाया उसमें सारी समझा दी गई शैलेश गिरी जी कि आखिरकार क्या कुछ है। 307 है, 326 है, क्या कुछ होता है, इसको सब कुछ बता दिया गया। ये जो अब जो ये धाराएं इंपोज की गई हैं, क्या आपको लगता है अब न्याय हो जाएगा? जो लगातार कहा जा रहा था कि न्याय नहीं मिल पा रहा है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का प्रेशर, जो उनका एक ऑरा है, वो काम करेगा, प्रोटोकॉल काम करेगा, कोई भी अधिकारी वहां पर जांच करने के लिए बयान लेने के लिए जाएगा तो सबसे पहले उनको सैल्यूट मारेगा, ये कहा जा रहा था। जांच कहां से करेगा? जो व्यक्ति पहुंचते ही सैल्यूट मारेगा वो निष्पक्ष रिपोर्ट कहां से बना पाएगा? इस बात को लेकर जो बात कही जा रही थी, अब वो चीज नहीं है 307 लगने के बाद। आप मानेंगे कि सही दिशा में ये जांच जा रही है? जी, कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया ये जो धाराएं लगाई गई है, इसको देखते हुए लग रहा है कि जांच सही दिशा में जा रही है और आशा की जा सकती है कि न्याय मिलेगा, है ना, यदि इसमें निष्पक्षतापूर्ण इसी तरह से जांच आगे की दिशा में बढ़ती जाए, और ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है। अतुल सक्सेना जी, आपने पहले राउंड में एक बात कही अतुल सक्सेना जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे अतुल जी? जी 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 पवन जी, आप बोलिए। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रेशर के बाद ये धाराएं इंपोज की गई हैं। आपका प्रेशर क्या ये कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई टीम पर है, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं पवन जी, देखिए क्या कि
भाई आप विपक्ष हैं, आपका दबाव सरकार पे हो सकता है, लेकिन एसआईटी तो वो तो स्वच्छंद है। पवन जी, किसी पार्टी का प्रेशर उस पर कैसे पड़ सकता है? और आज जो लगातार बातें की जा रही थी कि न्याय नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, आज आप पहले अपना रिकॉर्ड तो देखिए। गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जब जिस समय केस लगा था, लोग तो सूत्र तो यहां तक कहते थे कि वो स्वयं मुख्यमंत्री की गाड़ी में घूम रहे थे, इस वजह से उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इतने तक आरोप लगे थे आपकी सरकार पर। पवन जी ये बताइए कि आज इधर ऑन करना। पवन जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी बिल्कुल, फर्स्ट क्लास आवाज आ रही है। अच्छा, देखिए ऐसा है, जो आपने मेरे से सवाल करा, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी लखनऊ गए थे और आपने देखा होगा किस तरीके से जो गृह मंत्री आशीष मिश्रा जी, जो अजय मिश्रा जी टेनी साहब जो हैं, उनके बगल में बैठे हुए थे। तो किस तरीके से, जो मैं तो कहता हूँ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जो धारा 120 दी है, वो क्यों नहीं मिश्रा जी पे, यूनियन मिनिस्टर पे लगाई गई? मेरा सवाल तो ये है, नंबर एक, क्यों वो अमित शाह जी की गाड़ी में घूमने का काम कर रहे थे? नंबर एक। नंबर दो, जिस तरीके से आपने कहा कि हमारा दबाव एसआईटी पे नहीं रहता है। एसआईटी का कार्य करने का, एसआईटी एक अलग संस्था है। हमारा दबाव सरकार पे था और सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन सरकार जांच नहीं कर रही है ना। जनता ने जो विरोध करा, देखिए पार्टी का काम क्या होता है, हमारा काम है जनता की आवाज को आगे ले जाने का। जो अनाचार अत्याचार उत्तर प्रदेश की जनता पे हो रहे हैं, उसकी आवाज को बुलंद करने का काम ये समाजवादी पार्टी पहले दिन से करती आई है। जिस तरीके से आपने देखा गाजीपुर पे भी जो किसानों पे जो तीनों काले कानून जो थोपे गए थे, वो समाजवादी पार्टी का ही सरकार पे दबाव था, जो इन तीन काले कानून को सरकार को वापस लेना पड़ा। हाँ, ये बात सही है। ये यदि पवन जी, आपके चैनल पे पहले भी बैठा हुआ हूँ और आपको ध्यान होगा, मैंने करीब 6 महीने पहले एक बात ये कही थी कि सरकार को ये कानून तो वापस लेने ही होंगे, जितनी जल्दी ले लेंगे फजीयत उतनी ही कम होगी। और आज देखिए जिस तरीके से चुनाव नजदीक है और उस चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से कानूनों को वापस लेने का काम किया गया है, ये जनता समझ रही है। ये राजनीतिक आरोप और जिस तरीके से अतुल सक्सेना जी, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं कि आशीष मिश्रा के बदले जो अजय मिश्रा टेनी है उनको भी सूली पे चढ़ा दिया जाए, तो ये कैसे मुमकिन है? भाई मुख्तार अंसारी की जब बात आती है तो आप कहते हैं नहीं, हमने तो सिबकतुल्लाह अंसारी को कर लिया, शामिल कर लिया, उनसे इनका कोई मतलब नहीं। भाई भाई जो है वो एक ही रिपोर्ट में नहीं कर दिया जाएगा। जो चीज आप अपने ऊपर लागू कर रहे हैं वो आप दूसरे के लिए लागू क्यों नहीं करवा रहे? भाई अगर मुख्तार अंसारी द्वारा किए गए तमाम कार्यों के लिए सिबकतुल्लाह अंसारी जिम्मेदार नहीं है, तो आशीष मिश्रा के किए गए किसी कृत्य के लिए अजय मिश्रा टेनी कैसे जिम्मेदार हो गए? और जांच तो चल रही है, जांच अभी खत्म नहीं हो गई, जांच चल रही है। अगर कहीं अजय मिश्रा टेनी की सहभागिता इसमें मिलेगी तो उन पर भी कार्रवाई होगी, और नहीं होगी तो डंके की चोट पर हम बैठकर यहां पे सवाल पूछेंगे राहुल आनंद जी से। पवन जी सुनिए, पवन जी ऐसा है कि मुख्तार अंसारी बसपा से विधायक हैं, नंबर एक। नंबर दो, सिबकतुल्लाह अंसारी पे आप ये बताइए, आज तक कोई भी मुकदमा सिबकतुल्लाह अंसारी पे लगा है कि नहीं? ये बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं। अब रहा सवाल यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा टेहरी साहब का। अब आप ये बताइए, जिस समय ये प्रोग्राम लखीमपुर से जहाँ पे घटना हुई है 2 किलोमीटर आगे जिस गांव में चल रहा था, वहां पे क्या अजय मिश्रा जो टेहरी साहब हैं वो केशव प्रसाद मौर्य के साथ शामिल थे कि नहीं थे? और जब कोई प्रोग्राम 2 किलोमीटर ही आगे चलना होता है तो वहां पर गृह राज्य मंत्री हो जाए, वहां पे कोई बड़ा नेता हो, उसे पता होता है कि आगे जो घटना हो रही है, दुर्घटना है, उसके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में वो भी शामिल है। इसकी सही से जांच करी जाए तो मामला स्पष्ट हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसीलिए समाजवादी पार्टी जो है पहले दिन से गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा मांग रही है और साथ ही साथ उसके ऊपर 120 की धारा लगाने के लिए अपेक्षा कर रही है। परंतु जो ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये अपने जो बीजेपी के नेता हैं, कद्दावर नेता है, उनको बचाने का काम करते हैं। और करे भी क्यों ना पवन जी, जैसा भी मैंने आपसे कहा था, यदि सूबे का मुख्यमंत्री ऐसा हो कि जिसपे दर्जनों मुकदमे दर्ज हो और वो अपने मुकदमे खुद ही हटवाने का काम करता हो, तो ऐसे सूबे के मुख्यमंत्री से क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं?
चलिए कैसे ठीक, न्याय की कल्पना कर सकते हैं? चलिए ठीक है, एक जवाब ले किसान को लेते हैं। कैसे न्याय मिलेगा? जवाब ले एक लेते हैं। बेरोजगार को कैसे न्याय मिलेगा? ठीक है, एक जिस बच्ची का रेप हो जाता है उसके साथ कैसे न्याय मिलेगा? ठीक है, अरे जवाब यहाँ लेते हैं। तो मुख्यमंत्री जी की जो एसआईटी की टीम के जो डीजी स्तर के अधिकारी है वो कहते रेप हुआ ही नहीं। अरे इधर सरकार के इतने दबाव में ये काम करते हैं कि लगता है ये आईपीएस का जब एग्जाम देकर के आते हैं तो भूल जाते हैं ये शपथ कौन सी लेकर के अपनी नौकरी ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अरे किस जवाब लेते दबाव में ये हैं। काम राहुल करते हैं, आनंद मैं जी, जानना चाहता हूँ। ठीक है, राहुल आनंद जी, शुभम मिश्रा, श्याम सुंदर, रमन कश्यप, इन लोगों को जानते हैं क्या आप? देखिए, ये जो भी नाम आपने लिया ये यूपी से संबंधित है। और दूसरी बात ये है कि ये बड़े लोगों के लड़के हैं। और मैं आपको इस चीज के लिए बता देना चाहूंगा, जो सपा के जो प्रवक्ता जो बैठ के जितनी बातें कह रहे थे, मैं इनकी सारी बातों को सुन रहा था, लेकिन इन्होंने राहुल आनंद जी, अपनी मैंने ये जो जिम्मेदारी- 3 नाम लिए, शुभम मिश्रा, देखिए, मैं श्याम व्यक्तिगत रूप सुंदर से इनको और नहीं रमन जानता हूं। कश्यप, ये 3 नाम जानते हैं किसके हैं? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से इनको नहीं जानता हूँ। राहुल आनंद जी, ये 3 नाम उनके हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, आप लोग नहीं जानते इनको। ये जब वहां पर 4 किसानों की दुखद मौत हो गई थी, उस समय भीड़ द्वारा पीट पीट कर मार दिए गए। इनमें से 2 तो आपके ये कार्यकर्ता थे, शुभम मिश्रा और श्याम सुंदर, और रमन कश्यप वहां के पत्रकार थे। ये उनके नाम है और उनके परिजनों का यह आरोप है कि हमारे बेटे ने बीजेपी के लिए खून पसीना बहा दिया, लेकिन बीजेपी का कोई भी नेता हमारे दरवाजे पर कम से कम हमारे आंसू पहुंचने भी नहीं आया। देखिए, जब भी कोई घटना घटती है आ रहा हूं शैलेश तो जी। उसमें 2 हेलो जी जी बोलिए राहुल जी, कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में शैलेश जी के पास देखिए, जाऊंगा। जब भी कोई घटना घटती है उसके साथ संवेदना होती है, और उस समय बातें पक्ष और विपक्ष की बात हो जाती है। उस समय जो माहौल और जो परिस्थिति का जो निर्माण किया जाता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है। मैं आपको ये बताऊंगा, जो किसान के लोग, जो किसान मरे, उनके पास भी भाजपा का कोई कार्यकर्ता या नेता नहीं पहुंचा। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, जो सपा के जो प्रवक्ता बैठे हैं और जो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, तो इनको मैं बता दूं कि इनकी सरकार अपराधियों को संरक्षण देती थी और हमने अपराधियों को खत्म किया है। और जितनी पारदर्शिता हमने लाया है उतनी पारदर्शिता पूर्व की किसी सरकारों में नहीं रही है। दूसरी बात कि ये योगी जी की सरकार है, इन्होंने उस वक्त ही स्पष्ट कर दिया था कि अपराधी चाहे कोई भी हो, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। किसानों की अगर हत्या हुई है, किसानों को पूरी सम्मान मिलनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए, जो हमने किया। और गृह राज्य मंत्री और गृह मंत्री जी के आपस का तालमेल देश लेवल का है, उसको लेकर कोई टोका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। फर्क यहां पड़ता है कि आप ये देखिए कि हमने एक्शन लिया कि नहीं। सरकार में रहकर भी सरकार के लड़कों को अगर जेल में डाला जाता है तो ये न्यायिक जांच है, और इसी पे भरोसा होता है प्रदेश की जनता का और देश की जनता का कि पावर रहते हुए भी जेल में डाल दिया गया। ये मानने वाली बात है। दूसरी बात, जिस प्रकार का सपा के लोगों का जिस प्रकार का बिहेवियर रहा है, कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा किस तरह एक लाल टोपी वाले विधायक जी, एसपी के एक विधायक जी एक एसपी को सर से ठोकर मार रहे थे। तो किसने रोका है? कार्रवाई कीजिए भाई। आपको ये 300 से प्लस सीटें जनता ने किस लिए दी हैं? झुंझुनू बजाने के लिए? कार्रवाई करिए इन पर, और कार्रवाई उन पर भी करिए, कार्रवाई उन पर भी करिए जिन्होंने इन 3 लोगों को पीट पीट कर मार डाला। भाई जान की कीमत तो बराबर होगी ना। उस मामले में क्या हो रहा है? पवन जी, यही इसी बात का खेद है, इसी बात का दुख है कि हमारे साथ जो भी लोग बैठे हैं, भीड़ ने उन तीनों लोगों को मारा, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि वो जो 3 लोगों की जो हत्या हुई थी उसके हत्यारों को भी पकड़ के जेल में डालो। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये बताया जा रहा है कि मंत्री के बेटे ने धक्का मारा, मंत्री के बेटे ने लोगों को कुचला, बस यही दिखाया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी नहीं ली जाती है। सपा के ही जो हमारे मित्र बैठे हैं वो इस बात को क्यों नहीं उठाते हैं कि जो भीड़ ने मारा था उनको भी पकड़कर जेल में डालिए, सलाखों के पीछे डालिए, तब जाकर ये पूरी ठीक है। तो ये मतलब समाजवादी पार्टी आपके लिए, आपके कार्यकर्ताओं के लिए भी लड़े। ठीक है, बहुत खूब राहुल आनंद जी, वापस लौटते हैं आपके पास। मैं पत्रकार की बात कर रहा हूँ, मेरे पार्टी के जो भी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी उसके साथ हमारी पार्टी की संवेदनशीलता है, और साथ में उनके लिए भी न्याय क्या हो सकता है वो हम कर रहे हैं। दूसरी बात, जो वीडियो फुटेज आया है उसके आधार पे सारे विक्टिम्स को पहचान करके उनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा, ये हम कर रहे हैं और कह भी रहे हैं। ठीक है, ठीक है। शैलेश गिरी जी,
दरअसल भले ही आपका राकेश टिकैत जी से कोई संबंध नहीं है अब, लेकिन राकेश टिकैत जी ने जब इन 3 अन्य लोगों की 4 लोगों की वहां पर मौत हुई, जिसमें ड्राइवर था गाड़ी का, 2 बीजेपी के कार्यकर्ता थे और एक पत्रकार था, राकेश टिकैत जी से जब यह पूछा गया कि इसको भी मर्डर क्यों ना माना जाए, तो उन्होंने कहा यह तो एक्शन का रिएक्शन था। आपको नहीं लगता कि पैरेलल पूरा मामला चलना चाहिए? अगर उनके खिलाफ 307 लग रही है तो उनके सामने वाली दूसरी पार्टी है उसके खिलाफ भी वही चलना चाहिए। देखिए, राकेश टिकैत जी ने इसको प्रतिकार बताया, लेकिन सबसे पहले मैं अभी धन्यवाद जो दूंगा कि 3 अक्टूबर की जो घटना है, 12 मौत जिसमें 4 किसान थे, और सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो पंजाब और हरियाणा कोर्ट के जज राकेश कुमार जैन के द्वारा जब वरिष्ठ आईपीएस की टीम बनी है, मैं इसको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये सही दिशा में जा रही है। और मैं आपको बता दूं, लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं: पत्रकारिता, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका। तो अभी जो न्यायपालिका जिस रुख से चल रही है, रोल अदा कर रही है, वो धन्यवाद के पात्र है। और जहां तक रह गई इन राजनीतिक दलों की, तो कार्यकर्ताओं की बात हो रही थी, तो ये यूज एंड थ्रो करते हैं। ये क्यों जाएंगे कार्यकर्ताओं के यहाँ? ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब रह गई बात कि ये सबके साथ न्याय होना चाहिए। गलत गलत होता है, लीगली तौर पर सबके साथ न्याय होना चाहिए। अगर प्रतिकार के रूप में हुआ तब, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी तरफ एक और विषय यहां पर अतुल सक्सेना जी ने उठाया। उन्होंने कहा कि हमने पूरा दबाव बनाया है, उसके बाद ये जाके जांच इस स्टेज पर आकर खड़ी हो पाई। नहीं, इनके दबाव पे कहीं कुछ नहीं, मैंने तो बता दिया, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब जिनको जहां मौका मिलता है, अपराधियों को ये संरक्षण देते हैं जो इनके हक के अपराधी होते हैं। अभी तो मैं धन्यवाद दे रहा हूं सुप्रीम कोर्ट की जो एसआईटी टीम है। मैं वही बताया कि न्यायपालिका अपना सही दिशा प्रदर्शित कर रही है, इसको मैं धन्यवाद देता हूं। ये किन पार्टियों की देन नहीं है, ये भाजपा और सपा किसी की देन नहीं है। अभी न्यायपालिका को मैं ध्यान दे रहा हूं और ये आग्रह करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से न्यायपालिका को कि अपनी अस्मिता को, अपनी महत्ता को वो बनाए रखे। ये लोकतंत्र के एक स्तंभ, मजबूत स्तंभ में न्यायपालिका आता है, क्योंकि देश आगे भी इन पर विश्वास करे। ठीक है अतुल सक्सेना जी, जब ऐसा होता है ना, हम कोई क्राइम कर देते हैं, हमारे दामन पे जब दाग लगते हैं तो हम बहुत अच्छे वकील बन जाते हैं, और जब सामने वाले के सामने कोई प्रश्न चिन्ह लगाना हो तो हम जज बन जाते हैं और फौरन डिसीजन सुना देते हैं। आपको बताएं, पत्रकार रमन कश्यप अगर बीजेपी के राज में मारा गया है, तो एक पत्रकार आपके राज में जगन सिंह की भी हत्या हुई थी, और उसका आरोप आपके मंत्री पे लगा था, जिसमें अमेरिकन मीडिया ने भी आके उसको कवर किया था और रिपोर्ट किया था। आपने उन मंत्री का पद तो छोड़िए, आज आप कह रहे हैं कि इनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए, इनको जेल डालना चाहिए। आपने सर उनको दोबारा से टिकट देके दोबारा प्रत्याशी बनाया और वो चुनाव भी हार गए दोबारा। अतुल सक्सेना जी, ये आपकी स्थिति थी। नहीं, देखिए ये हम पवन जी आपसे कहना चाहते हैं, जिस तरीके से उसके परिवार में संवेदना प्रकट करने सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पहुंचने का काम किया। और केवल किसान परिवार में ही नहीं, पत्रकार बंधु जो कश्यप जी हैं, उनके परिवार में भी सबसे पहले अखिलेश यादव जी ने पहुंचने का काम किया। तो शायद ये शैलेश गिरी जी को मालूम नहीं है। बिल्कुल मालूम है, जोगेंद्र यादव जी भी तो गए थे, जिसलिए इनको हटाया गया। तो जाना चाहिए पवन जी, योगेंद्र यादव क्या, मैं तो कहना चाहता हूँ बीजेपी के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि बीजेपी के कितने लोग गए वहाँ। मैं तो जानना चाहता हूँ बीजेपी के लोग कहाँ गए जब बीजेपी नहीं, मैंने तो बताया कि ये राजनीतिक पार्टियां यूज एंड थ्रो करती है, बीजेपी को जाना चाहिए था वहाँ, जाना चाहिए है ना। तो आप पूछिए बीजेपी के साथी यहाँ जो बैठे हुए, क्या वो जाने का काम करा उन्होंने लखीमपुर? क्या उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर जाने का काम करा, जो यहाँ पे 600 से ज्यादा किसान शहीद हो गए? क्या मोमबत्ती जलाने का भी काम करा? अरे समाजवादी पार्टी तो हर 3 तारीख को, महीने की 3 तारीख को किसान स्मृति दिवस बनाती है। बीजेपी ने क्या करने का काम किया? अरे बीजेपी ने प्रचार प्रसार करने का काम किया।
जो जनता की गाड़ी कमाई है उसको जनता के साथ धोखा देने का काम किया। बीजेपी ना जाने कितना मोदी जी के प्रचार में पैसा लगाने, लाखों करोड़ रुपए जनता के जो पैसे हैं उसको प्रचार प्रसार में फूकने का काम करती है। अलग दिशा में मामला जा रहा है। अतुल सक्सेना जी, अब आप ये तो स्वीकार करेंगे ना कि जांच जो है, इन्वेस्टिगेशन जो है, एसआईटी जो है, वो सही दिशा में काम कर रही है, न्याय की उम्मीद है अब आपको? अब तो नहीं कहेंगे ना कि ये मंत्री के दबाव में जाके जांच डिरेल हो जाएगी? नहीं, देखिए है क्या, हमने जो दबाव बनाया वो सरकार ने बनाया। जो आज एसआईटी का गठन हुआ, एसआईटी का गठन होने की जरूरत नहीं थी। यदि उत्तर प्रदेश की सरकार यदि जिस समय 3 अक्टूबर को जो घटना हुई थी, यदि उस समय इस मंत्री के बेटे को गिरफ्तार करके 307 की धारा का मुकदमा लगा करके इसको जेल भेजने का काम कर देती तो शायद यह एसआईटी की जरूरत नहीं पड़ती। परंतु यह उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसे बचाने का काम करा। समाजवादी पार्टी के विरोध के बाद एसआईटी का गठन होने का काम किया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यह सुप्रीम कोर्ट के हम स्वागत करते हैं, उसको धन्यवाद देना चाहते हैं और एसआईटी की टीम को भी धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने निष्पक्ष जांच करने का काम करा। परंतु साथ साथ हम ये भी कि इसमें अजय मिश्रा जो है मंत्री जी, उनके ऊपर भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा चलना चाहिए। यदि इसकी भी जांच हो तो दूध का दूध, पानी का पानी सामने हो जाएगा। और बीजेपी क्यों नहीं इनके बर्खास्त करने का काम करती है? ठीक है राहुल आनंद जी, भाई वो इतने में संतुष्ट नहीं है, उनको इस्तीफा चाहिए भाई, क्यों नहीं बर्खास्त कर रहे? देखिए ये तो वही बात हो गई और थोड़ी देर पहले मैंने जो एक बात कही थी। खैर मैं इनको एक चीज को फिर से स्पष्ट कर देता हूँ कि ये जो सरकार है वो अपराधियों को संरक्षण नहीं देती है, चाहे वो कोई भी हो। आपके यहाँ अपराधी संरक्षण पात्र मंत्री भी बनते हैं और जो मर्जी वो करते हैं। और बार बार जो आज चुनाव के समय में जो जिस तरह का हमारे शपथ के भाई जिस तरह का राग राग अपराध है कि हमने किया, तो आपने उस वक्त क्यों नहीं किया? जब प्रजापति पे जब आरोप लगे थे तो उसमें आपने क्यों नहीं किया? यही नहीं, जब आपके पूर्व मंत्री को आज पूरे खानदान को योगी जी ने जेल में डाल दिया, जो सार्वजनिक संपत्ति को पकड़कर अपनी संपत्ति का करार देते थे, आज उनकी क्या स्थिति है? ये बदलाव की बयार है, ये भाजपा की ही सरकार कर सकती है। मैं इस चीज को जरूर मानता हूं कि वहां पे माफी देने लायक घटना नहीं घटी है लखीमपुर में, लेकिन आप ये भी देखिए कि हमने उनकी क्या दशा की है। हमने उनको जेल में डाला है, आपकी तरह उनको खुला नहीं छोड़ा था। और दूसरी बात मैं आपको राहुल जी, आपने मंत्री के बेटे को जो कि घर में ही छुपा बैठा था और पुलिस बूथ दर्शक बनी बैठी रही, ये समाजवादी पार्टी का विरोध था। अतुल जी, उसको सरेंडर करना पड़ा जाकर के, और आप कह रहे हैं कि आपने करने का काम किया। ठीक है अतुल जी, ठीक है अतुल जी, जवाब ले लीजिए। ठीक है, जवाब ले लीजिए। बेटा आज भी खुलेआम घूम रहा होता। पहले आप ही बोल लीजिए। अतुल जी, अब आपने सवाल उठा लिए, जवाब ले लीजिए। तो आप ये बताइए, योगी जी जो खुद सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उन पे कितने मुकदमे दर्ज हैं? ठीक है, उप मुख्यमंत्री में कितने मुकदमे दर्ज हैं? ठीक है, जवाब लीजिए राहुल जी। भाजपा के नेता अपराधी, ठीक है, आप सुन लीजिए अतुल जी, फिर अच्छा नहीं लगता आवाज डाउन करनी पड़े। आपको पूरा मौका दिया अपराधी है अतुल जी, आपको पूरा मौका दे रहा हूं शुरुआत से ही, लेकिन आप दूसरों की बारे में भी बोलेंगे तो ये ठीक नहीं है, फिर आवाज डाउन करनी पड़ेगी, वो अच्छा नहीं लगता। आपने सवाल कर लीजिए, अब जवाब ले लीजिए। राहुल आनंद जी, वो सीएम योगी के ऊपर मुकदमों की बात कर रहे हैं, वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मुकदमों के ऊपर बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, घटना और जो आरोप लगते हैं वो किस प्रकार के लगते हैं इसके ऊपर निर्भर करता है। और दूसरी बात, आपको जब मौका मिला था तो आपने भी योगी आदित्यनाथ जी को रुलाया था, आपने उनको जान से मारने का प्रयास भी किया था, ये सांसद में उन्होंने स्वयं कहा था। और दूसरी बात, अभी जब सरकार योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में है, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो उन्होंने जो उत्तर प्रदेश में जो भी काला अध्याय लिखा गया था उसको हटाकर सफेदी की। और दूसरी बात, जब सत्ता आपके हाथ में कभी होगी तो फिर आप योगी आदित्यनाथ जी पे या केशव प्रसाद मौर्य पे आप कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये आपके व्यक्तित्व पे निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से कार्रवाई करना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल आपको मैं इस चैनल के माध्यम से आपको विश्वास दिला देता हूं कि दोबारा और पुनः भाजपा को जनता का आशीर्वाद मिलने जा रहा है और वो पूरे बहुमत के साथ फिर से आ रही है सत्ता में और फिर से वो एक नए अध्याय लिखेगी। ठीक है शैलेश गिरी जी, अब ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ये तमाम तरीके के इन्होंने अभी उदाहरण दिए कि ये किसानों के साथ हैं,
उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर का जिक्र किया, उन्होंने और भी कई मुद्दों का जिक्र किया। यहां पर बीजेपी के लोग नहीं पहुंचे, वो ये कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लोग तो यही मानने के लिए तैयार नहीं थे कि किसान है। वो उन्होंने आज भी ये कहा, ये नहीं कहा कि किसान कानून जो है ये खराब थे। उन्होंने कहा कि हमारी तपस्या में कमी रह गई, हम उनको समझा नहीं पाए, इसलिए वापस लिए। तो बीजेपी का सपोर्ट आखिरकार क्या आपको वाकई चाहिए था? देखिए पवन जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, पहले भी कहा हूं कि ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं और एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। किसानों ने किसी को मंच नहीं दिया है, वहां जाने पर भी नीचे बैठने के लिए कहा है। इसलिए कि हमारे देश जो है कृषि प्रधान देश है और 70% आबादी किसानों की है, जहां 90 करोड़ हमारी संख्या है। हमको किसी राजनीतिक दल की मदद नहीं चाहिए थी। अब दूसरा प्रश्न का जवाब आपका कि क्या बीजेपी ने कहा कि हमारे तपस्या में कुछ कमी रह गई, तो तपस्या में कमी नहीं रह गई। ये भी बोले कि किसी को दोष देने का समय नहीं है, दोष देने का समय तो प्रधानमंत्री को है, इसलिए कि इतना समय लगा दिए, राष्ट्रीय संपत्ति की क्षति हुई, किसानों की इतनी शहादत हुई, और रह गई तपस्या में कमी कहां रह गई। मैं राहुल आनंद जी से पूछना चाहता हूं कि जो 11 नंबर पर गौतम अडानी था, वो आज 1 नंबर पर है, 7,000 अरब डॉलर वाला 90,000 डॉलर पर है। तो आपने तो तपस्या किया अडानी अंबानी के लिए। अब रह गई बात कि ये जो फैसला लिया गया वापस लेने का, ये विशुद्ध प्योर उत्तर प्रदेश और अन्य 5 राज्यों में चुनावों से प्रेरित फैसला लेकर के देश के 75% किसानों को छलने का काम किया है बीजेपी ने। कुछ लोगों को इन लोगों ने मना लिया। क्यों कुछ लोगों को मना लिया? 75% कहां गए थे? तो ये इन लोगों ने किसानों के साथ छला है। ये स्वार्थ की राजनीति करते हैं, ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। मैं पहले भी बताया हूं कि समय आने पर अपने अपने लोगों का ये संरक्षण अपने तरीकों से कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने ऊपर लगे मुकदमे हटाते हैं, ये कहां का न्याय है? अरे सबसे बड़ा धन्यवाद देने का है जो सुप्रीम कोर्ट के तहत जो राकेश कुमार जैन रिटायर्ड जज पंजाब हरियाणा के तहत जो एसआईटी टीम बनी है, वो अभी सही दिशा में जा रही है। मैं आशा के साथ विश्वास करता हूं कि कोई दबाव न पड़े और डिरेल न हो और मामले का जांच इसी तरह आगे बढ़ते रहे ताकि सबको न्याय मिले। और अंत में ये बता देता हूं, वो कोई भी हो, सबसे बड़ा दबाव किसानों का पड़ा है। ठीक है राहुल आनंद जी, आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे, लेकिन शैलेश गिरी जी, एक चीज से मैं असहमत हूं। अगर हमारे यहाँ के उद्योगपति, वो चाहे अंबानी हुए, चाहे वो अडानी हुए, चाहे वो रतन टाटा हुए, चाहे वो बिरला हुए, बजाज हुए, ये अगर 10वें से तीसरे पे पहुंच जा रहे, पहले पे पहुंच जा रहे, क्या दिक्कत है? अगर बाहर से आकर हमारे यहाँ कोई जेफ बेजोस, अमेजन लाके वो हमारे यहाँ से कमाई किए जा रहा है, टेस्ला आने वाली है, तमाम अमेरिका से कंपनी आ रही है, स्विट्जरलैंड से आ रही है, चीन से आ रही है, बाहर के लोग अगर आकर हमारे यहाँ से कमाई कर लें तो वो चलेगा। लेकिन हमारे यहाँ को कोई उद्योगपति हमारे लोगों को रोजगार देते हुए अगर वो थोड़ी सी वैभव, यश वैभव ये सब कमा लेता है और कुछ पैसे वाला बन जाता है, तो उसमें क्या दिक्कत है? चोरी तो नहीं कर रहा ना, लीगली संवैधानिक तरीके से। हमारे यहाँ बार बार कहा जाता है कि ये तो संविधान के खिलाफ कर दिया। भाई क्या ये अंबानी या फिर ये अडानी कुछ संविधान के खिलाफ कर रहे हैं? इस पर थोड़ा सा विचार करिएगा और दर्शक भी इस पर विचार करें। बहरहाल अतुल सक्सेना जी, तमाम आप लोगों के बीच रस्साकसी चल रही है और तमाम मुद्दे इस बीच चल रहे हैं, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा कि जब अभी आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने अपने मुकदमे वापस ले लिए, केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर जो डिप्टी सीएम है उनके ऊपर कितने मुकदमे हैं, आज आप कह रहे हैं ना कि आजम खान के ऊपर जो है कितने सारे झूठे मुकदमे लाद दिए। अरे भाई, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, बीजेपी के नेता धरना प्रदर्शन तमाम तरीके से, मैं तो बहुत सारे मोर्चे, धरना, आंदोलन ये सब कवर करता रहता हूं, देखता रहता हूं। बंदा घर में बैठा होता है, उसके ऊपर मुकदमे में अगले दिन अखबार में उसका नाम होता है, 4 लोगों के साथ में उसको भी लिखा दिया जाता है। दोस्त गया कहीं पर कोई मोर्चा खोलने, कहीं पर पुतला फूंका, पता चला कि उसके 3-4 दोस्तों को और नाप दिया, पता चला वो अपनी साली की बारात में गए हुए हैं, फिर भी उनका नाम आ गया। तो ये सब तो राजनीति में चलता रहता है और इसी तरीके से धीरे धीरे मुकदमों की एक लंबी फहरिस्त हो जाती है। अब जब कल आप सरकार में आएंगे और जब ये राहुल आनंद जी आपसे कहेंगे कि आपने तो आजम खान के मुकदमे आप वापस ले रहे हो, तब आप यही कहोगे ना कि आपने झूठे मुकदमे लादे थे। देखिए पवन जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप जिस तरीके से जनता का जो जन सैलाब उमड़ रहा है
और आप न्यूज को जो कवरेज करते हैं, आप एक वरिष्ठ अच्छे पत्रकार हैं जी। आज आप भी इन चीजों को समझते हुए आज आप भी एडमिट कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। नहीं और आने वाले अतुल समय में सक्सेना राहुल आनंद जी, भाई मीडिया को तो मीडिया के रोल में रहने दीजिए। आपका धन्यवाद करता अभी हूं आज कि मैंने जनता आज के उमड़े अखिलेश हुए यादव जी, सलाह अतुल को सक्सेना जी आपने मेरी बात भाप सुन लीजिए। लिया, जनता का मन आपने भाप लिया। अतुल सक्सेना जी अब मेरे ही जी। प्रोग्राम में मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। अतुल सक्सेना जी, आज अखिलेश यादव जी जौनपुर में है और उसके ऊपर हमने पूरा आधे घंटे का कार्यक्रम किया। हमने बताया आज भाई भीड़ उमड़ रही है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, भीड़ उमड़ रही है, लेकिन आप उस भीड़ को वोटों में कितना बदल पाएंगे? हम दिखा रहे हैं, दिखाने का मतलब हम ये नहीं कह रहे कि भाई अखिलेश यादव की सरकार आ रही है या योगी आदित्यनाथ की सरकार आ रही है या कुछ आ रही है। जो हमारा रिपोर्टर ग्राउंड रिपोर्ट दे देता है, हम बता देते हैं भाई कि आज ये फला जगह सरकार इस पार्टी ने मीटिंग की थी और इस जगह इतना जन सैलाब उमड़ा, इतना बता देते हैं। अब उस जो जन सैलाब कितना ज्यादा वोटों में कन्वर्ट हुआ ये तो आप लोग जानेंगे भाई। देखिए, जनता, युवा, किसानों का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा और अखिलेश यादव जी का आना तय है। ये आपके चैनल पे मैं कह देता हूँ, ठीक है। और ये क्यों होगा? क्योंकि जनता आज टकटकी लगाए बैठी है। जनता के ऊपर जितना अत्याचार अनाचार इस योगी सरकार में हुआ है, इससे पहले किसी सरकार में नहीं हुआ। आप बताइए पवन जी, किसानों के ऊपर कभी इतना अत्याचार हुआ? 70 साल से ज्यादा देश को आजाद हुए हो गए, क्या आजादी के समय से पहले भी क्या किसानों के ऊपर इतना अत्याचार अनाचार हुआ कि उन्हें जो है 12 महीने 11 महीने जो है बॉर्डर पे मतलब गर्मी सर्दी बरसात में बैठना पड़ा हो? किस तरीके से उन्होंने उनकी दुर्दशा हुई, किस तरीके से 600 से ज्यादा हमारे किसान भाइयों को अपनी शहादत देनी पड़ी और और देखिए किस तरीके से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इनका जो फेलियर है, ठीक है। अब ये देखिए, ये अपने आप ही कानून बनाते हैं और अपने आप ही वापस ले लेते हैं। तो ये सरकार क्या कर रही है? ये इस सरकार को पता ही नहीं है कि करना क्या है। बेसिकली ये अनुभवहीन सरकार है। ठीक है, अतुल सक्सेना जी को पता ही नहीं है। अतुल सक्सेना जी विद्वान प्रवक्ता हैं, आप जानते हैं कि कृषि जो ये विषय है, कृषि का जो ये विषय है, ये दोनों में है, यूनियन लिस्ट में भी है और ये कंकरेंट लिस्ट में भी है और स्टेट में भी है। आप मतलब स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार भी एमएसपी के ऊपर फैसले ले सकती है। आप छत्तीसगढ़ में देखिए, उन्होंने धान के लिए 2500 रुपए का जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर रखा है। भाई आपकी सरकारें थी, बार बार आपकी सरकार रही, आपने देखा, आप लोग ने एमएसपी दे दी होती, कौन रोक लेता भाई? नहीं, अच्छा पवन जी, गन्ने समर्थन मूल्य जितना समाजवादी पार्टी की सरकार ने अखिलेश यादव जी ने बढ़ाने का काम किया और योगी जी ने 10 रुपए बढ़ाने का काम किया, वो भी 4 साल बाद, तो ये क्या किसानों के साथ न्याय है कि अन्याय है? ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ आपसे जी। ठीक है, जिस तरीके से किसान मंडियों को खोलने का काम किया गया और किस तरीके से हाईवे के नजदीक खोलने का काम किया गया, किसानों को जोड़ने का काम किया गया, मंडियां बनाने का काम किया गया, जहां पर किसान भाई आकर के अपने एक दूसरे संपर्क रहते हुए अपनी फसल को अच्छे रेट पे बेच सकते हैं। एक अच्छा उनका कोऑर्डिनेशन बनाने का काम किया मंडियों के माध्यम से, तो अखिलेश यादव जी ने करने का काम किया। परंतु यहाँ पे किसानों को तोड़ने का, किसानों की जमीन लेने का, खींचने का और अडानी अंबानी के द्वारा ये किसने काम करा? ये योगी जी ने करा, ये मोदी जी ने। अडानी अंबानी से बहुत ज्यादा दिक्कत है सभी को। खैर, राहुल आनंद जी, ठीक है, आप बताइए पवन जी, क्यों ना हो, आज जो हम आटा खरीदने जाते हैं रिलायंस के स्टोर पे, वो आटा कितने का मिलता है और किसान को उसका कितना भाव मिलता है? यदि मान लीजिए ये काले कानून यदि ये थोप दिए जाते और ये किसान हमारे संघर्ष नहीं करते, जिस तरीके से इन्होंने जाकर के संघर्ष किया, अपना खून पसीना बहाने का काम किया, मैं तो जिस तरीके से देखा इनके परिवार ने कितना साथ देने का काम किया। ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं राहुल आनंद जी। ठीक है अतुल जी, आ गई आपकी बात, आ गई आपकी बात, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। राहुल आनंद जी, फाइनल कमेंट आपका। बस मुझे 2 मिनट समझिएगा, मैं एक मिनट में शैलेश गिरी जी भी हैं। अच्छा, 1 मिनट। हाँ। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सपा के प्रवक्ता इतने ज्यादा क्रेजी हो गए हैं कि वो अपने बातों के माध्यम से ही सपा की सरकार बना देंगे। दूसरी बात, इन्होंने बात की अत्याचार को लेकर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब से ये कृषि कानून को रद्द किया गया है उसके बाद से पेपर में कितने भी चीजें प्रकाशित हुए हैं, चाहे जितने लोगों ने अपने रिपोर्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट को भी दिया था, किसी ने ये नहीं कहा कि इसमें कमी क्या थी। सबने कहा नुकसान क्या होगा इसको हट जाने के बाद, फिर भी सरकार ने किया। और विपक्ष जो बार बार कहता था इससे बहुत नुकसान है, वो भी नहीं समझा पाने में समर्थ हुआ कि इसमें क्या नुकसान था। दूसरी बात, ये कहते हैं कि राज्य का विषय है,
कृषि, तो मैं आपको बता दूं, आप जो बार बार अंबानी और अडानी की जो बात करते हैं, अभी खुद सपा के भाई ने कहा कि हम रिलायंस में जाते हैं आटा खरीदने के लिए। क्यों जाते हैं आप? कौन मना किया है आपको? किसने कहा आपको जाने के लिए? अरे भैया, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं जनता की बात कर रहा हूँ। यदि आप किसानों की जमीन खरीद लेंगे तो आज की डेट में जो रिलायंस वाले आटा कितने का सकता है? और यदि आप ठीक है अतुल जी, जवाब ले लेने दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने लगेंगे और किसानों की जमीन छिन जाएगी तो किसान जो ठीक है अतुल जी, जो हमारा अन्न, ठीक है, जवाब ले लीजिए। राहुल जी उसे भी कंक्लूड कीजिए प्लीज। जिस तरह से हमारे देश में बड़े बड़े बिजनेसमैन की आवश्यकता है, क्योंकि वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सहयोग करते हैं और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं। अगर इतने ही बुरे थे तो फिर ममता दीदी क्यों गई अडानी जी से मिलने के लिए और उनसे क्यों आग्रह किया कि हमारे प्रदेश में आप अपने व्यापार का विस्तार कीजिए? क्या वो जमीन किसानों का नहीं लेंगे? चलिए ठीक है, सैलेश गिरी जी 30 सेकंड में आपका फाइनल कमेंट आपका। सबसे बड़ी तो बात है कि देखिए, सबने किसानों को छला है और देश का 70% किसान अब जग चुका है और सभी पार्टियां किसान कर रही हैं और किसान ये समझ लिया है, ये बता दिया है किसान डूबा है सवालों के सागर में और किसानों को जवाब चाहिए। यदि ना मिले जवाब तो किसानों का धारणा स्थगित हुआ है, फिर किसानों का इनकलाब चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया अतुल सक्सेना जी, शैलेश गिरी जी और राहुल आनंद जी, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आर्या न्यूज पर इस डिबेट का पार्ट बनने के लिए। लेकिन दरअसल अब ये जो कहा जा रहा है ये कि बार बार तरीके से बहुत आरोप लगाए गए कि जब गृह राज्य मंत्री जी हैं और उनके रहते हुए किस तरीके से ये जांच जो है वो आगे बढ़ेगी। आज बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि देश की जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो बिल्कुल स्वच्छंद है। एक दो अगर अपवाद के रूप में केस हटा दिए जाए तो आज भी लोग जो है वो कानून व्यवस्था के ऊपर विश्वास करते हैं और उसकी झलक आज ये दिखी है। इस मामले में अगर गृह राज्य मंत्री भी इस दायरे में आते हैं तो उनके ऊपर भी मामला दर्ज होगा और मामला दर्ज नहीं होगा तो हम डंके की चोट पर आपका सवाल उठाएंगे और इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए आर्या न्यूज के साथ। नमस्कार।